जर्मनी का एकीकरण और इसमें नेपोलियन के बारे में भी बात होगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, आप देख पाएंगे मुझे जंग हारते हुए कभी, लेकिन नहीं देख सकेंगे निराशा के गर्द में पड़े समय गंवाते हुए। तो दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में हम लोग देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कब था। तो हुआ था 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 19वीं शताब्दी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताए हैं, बेल आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर होता है, देख लीजिएगा कि इटली का एकीकरण भी 1871 ईस्वी में ही हुआ था। यानी कि इटली के साथ साथ जर्मनी में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। तो 19वीं शताब्दी में हुआ था, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण हुआ क्यों था। क्या जर्मनी पहले से ही विखंडित राज्य था या फिर बाद में हुआ। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि जर्मनी पहले विखंडित राज्य नहीं था। मध्यकाल में, मध्यकाल यानी कि 800 ईस्वी में, मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में जर्मनी में सालरमा का शासनकाल था। किसका था? सालरमा था, जर्मनी का शासक था, इसी का शासनकाल था। तो उस समय जर्मनी विखंडित राज्य नहीं था, उस समय जर्मनी एक संगठित राज्य था। क्या था? संगठित राज्य था। उस समय जर्मनी संगठित राज्य था, लेकिन आधुनिक युग आते आते जर्मनी 300 छोटे बड़े प्रदेशों में विभाजित हो गया। कितना? 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया। विभाजित यानी कि विखंडित हो गया। यहाँ पर पहले धीरे धीरे आधुनिक युग आया, तो उस समय जो था नार्डिक ट्यूटन एक जनजाति था। जनजाति यानी एक प्रजाति पाया जाता था। ध्यान से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हो गया धीरे धीरे। यानी कि पहले तो ये संगठित राज्य था, धीरे धीरे आधुनिक युग में छोटे बड़े प्रदेशों में विखंडित हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि नार्डिक ट्यूटन प्रजाति पाया जाता था। यानी पहले जर्मनी को नार्डिक ट्यूटन प्रजाति के नाम से भी, नार्डिक ट्यूटन प्रजाति यानी कि जर्मन प्रजाति के नाम से जर्मनी को जाना जाता था। ठीक है, तो इनके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी विषमताएं पाई जाती थी। जैसे कि इन्हीं की वजह से जर्मनी में बहुत सारी विषमताएं आई। सामाजिक विषमताएं मतलब अनेक क्षेत्र में विषमताएं थी। सामाजिक विषमता, धार्मिक विषमता एवं राजनीतिक विषमता। मुख्य रूप से ये तीन ही विषमताएं थी जर्मनी का विखंडित होने का। ये तीन जो था यहाँ पर कारण था। और सबसे प्रबल यानी प्रभावी का था जी धार्मिक कारण था। देखते हैं आगे। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, बताया है नेपोलियन बोनापार्ट की यहाँ पर चर्चा होगी। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था कि जो 300 छोटे बड़े प्रदेश था, हम लोग जानेंगे कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो उस समय 1789 ईस्वी के बाद किसका शासन आया? नेपोलियन बोनापार्ट का आया। ध्यान से समझिएगा, 1789 में नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन आया। यानी कि ये फ्रांस का राजा बना नेपोलियन बोनापार्ट। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के अलावे पूरे यूरोप पर शासन करना चाहता था और पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। और ये बहुत ही शक्तिशाली था, जिसको कहते हैं कि
इसके जी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं था कि असंभव हो। सारा का सारा जो काम असंभव था वो भी काम ये संभव कर देता था। तो ये पूरे यूरोप को जीत रहा था। तो उस समय जर्मनी को भी जीता और जर्मनी को जीत कर क्या किया, एक प्रदेश बनाया, यानी एक महासंघ का निर्माण किया, जिसका नाम था पूरा नाम जर्मन राइन राज्य महासंघ। इसी का निर्माण किया था। क्वेश्चन में आता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो ये एक महासंघ था, जर्मन राइन राज्य महासंघ था। इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। कब किया था, 1806 ईस्वी में किया था। 1806 ईस्वी में किया था। और ये क्यों किया था, इसके तहत जर्मन राइन राज्य के तहत नेपोलियन बोनापार्ट जो 300 प्रदेश था, जो 300 छोटे बड़े राज्य थे, छोटे बड़े 300 जो छोटे बड़े राज्य थे, इसको क्या कर दिया गया था कि इस महासंघ के अंतर्गत विलय करके 300 छोटे बड़े प्रदेश को विलय करके 39 प्रदेश बनाए गए। 39 प्रदेश बनाए गए। कौन बनाया, नेपोलियन बोनापार्ट बनाया। यानी कि ये महासंघ निर्माण करने का एक ही उद्देश्य था कि जो 300 छोटे बड़े प्रदेश थे, जो आधुनिक काल में आते आते नार्डिक ट्यूटन प्रजाति के कारण विभाजित हो गया था। क्यों हुआ था, बहुत सारी विषमताएं थी इन लोग में। तो इनके वजह से जो 300 छोटे बड़े राज्य विखंडित हुआ था, इस चीज़ को नेपोलियन बोनापार्ट जब जर्मन प्रदेश को जीता था, तो उस समय जर्मन राइन राज्य महासंघ का निर्माण किया 1806 ईस्वी में। और इसके तहत जो 300 छोटे बड़े प्रदेश थे, इसको 39 प्रदेश बनाया गया। 300 छोटे बड़े प्रदेश को 39 प्रदेश बनाया गया। यानी कि यहीं से जर्मनी का एकीकरण स्टार्ट हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। जर्मनी का एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण करने का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। यानी जर्मनी का एकीकरण पृष्ठभूमि मतलब कि शुरू कौन किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट किया। यानी 300 प्रदेश से, 300 छोटे बड़े प्रदेश से 39 प्रदेश कौन बनाया, नेपोलियन बनाया। और यहीं से स्टार्ट हुआ जर्मनी का एकीकरण। नेपोलियन ने स्टार्ट किया, सही बात है। जैसे कि इटली और फ्रांस में राष्ट्रवाद को जगाने में किसका हाथ था, नेपोलियन का हाथ था। नेपोलियन बोनापार्ट। इटली और जर्मनी में भी नेपोलियन बोनापार्ट ने ही राष्ट्रवाद की भावना विकसित किया। उसी प्रकार हम अभी बताए हैं कि जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना नेपोलियन बोनापार्ट ने ही शुरू किया था। और यहीं से जर्मनी में स्टार्ट होता है जर्मनी का एकीकरण और राष्ट्रवाद की भावना। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने ही जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किया। इटली जो था, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जर्मनी 3 क्षेत्रों में विभक्त था। जर्मनी 3 क्षेत्रों में विभक्त था। पहला उत्तरी जर्मनी। यहाँ पर हम बता दें आपको कि यहाँ पर इटली की तरह ही जर्मनी में भी धार्मिक विषमताएं अधिक मात्रा में मौजूद थी। तो यहाँ पर भी धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। तो उत्तरी जर्मनी में
कौन से धर्म के लोग रहते थे? तो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग रहते थे। और यहाँ का जो शक्तिशाली राज्य था प्रशा था। उसी प्रकार मध्य जर्मनी का जो क्षेत्र था, यहाँ पर प्रशा जो क्षेत्र था, प्रशा जो शहर था, ये क्या था? सबसे प्रभावशाली क्षेत्र था यहाँ का। मध्य जर्मनी में राइनलैंड जो था, ये सबसे प्रभावशाली क्षेत्र था। और दक्षिणी जर्मनी में यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म था और यहाँ पर कैथोलिक धर्म था। और यहाँ पर सबसे शक्तिशाली यहाँ पर जो प्रदेश था वो क्या था? बवेरिया। सबसे शक्तिशाली यहाँ का ये बवेरिया प्रदेश था। नक्शा में जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जर्मनी के नक्शा इस तरीके से पूरा है। तो यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर आ जाएगा, उत्तरी में प्रशा यहाँ पर आ जाएगा। प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था और कैथोलिक धर्म यहाँ पर अधिक मात्रा में थे, और प्रोटेस्टेंट धर्म अधिक मात्रा में थे। कैथोलिक धर्म कम थे प्रोटेस्टेंट के मामले में, यानी कि प्रोटेस्टेंट धर्म जो था, प्रशा शक्तिशाली राज्य था। किसके वजह से शक्तिशाली था? तो इनके वजह से था। उसके बाद थोड़ा कम था बवेरिया जो था दक्षिण में था, ये थोड़ा कम, यहाँ पर कैथोलिक धर्म रहते थे लेकिन कम मात्रा में रहते थे, ठीक है। और यहाँ पर मध्य में जो था, इधर का क्षेत्र था जो राइनलैंड था। यहाँ पर जर्मन लोग निवास करते थे। हालांकि जर्मनी तो एक विखंडित राज्य था ही, ये एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि एक जर्मन भाषी क्षेत्र था, या फिर जर्मन भाषी राज्य कह सकते हैं, यही था। तो हम लोग यहाँ तक जाने कि जर्मनी किन किन क्षेत्रों में बटा हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना फैलाने में किन की भूमिका थी वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर किसानों की भूमिका थी, दार्शनिकों, चिंतकों एवं कलाकारों की प्रमुख भूमिका थी। तो इसमें आ जाएंगे किसानों, दार्शनिकों, चिंतकों, कलाकारों में, जैसे कि पहला नाम आएगा हीगल का। हीगल कांट, राके, बोमर एवं अंडर्ट, यानी कि इसी प्रकार बहुत सारे चिंतक थे और दार्शनिक कलाकार थे जो कि राष्ट्रवाद की भावना को जर्मनी में विशेष रूप से प्रकट किया था, प्रसारित किया था कि हमारा जर्मनी है और इसमें इसका एकीकरण होना चाहिए, सारे लोग एकजुट हों। तो इस तरीके से ये लोग अपना अपना भाव प्रकट किए थे। जैसे कि हीगल स्वतंत्रता का प्रसार किए थे अधिक मात्रा में, स्वतंत्रता का आदेश के अनुसार स्वतंत्रता का आदेश लागू करके ये पूरे जर्मनी में देशभक्ति की भावना जागृत किए। उसके बाद अंडर्ट भी जो थे कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जगाया, लोगों में देशभक्ति जगाया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक थे नओलिस भी एक कलाकार थे, नओलिस थे और हडेनबर्ग थे, नओलिस और हडेनबर्ग थे, नओलिस और हडेनबर्ग थे, ठीक है। तो ये दोनों क्या किए थे कि इतिहास, मतलब जर्मनी की जो भी इतिहास था, गौरवमय इतिहास,
गौरवमय इतिहास, इसको लोगों के सामने एकदम अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था कि जर्मनी, हमारा जर्मनी क्या है। तो इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगा। इसके अलावा जर्मनी में शिक्षण संस्थान यानी कि विद्यार्थी, टीचर, विद्यार्थी, शिक्षक, इन लोगों का भी एक संगठन था। विद्यार्थियों, शिक्षकों का भी एक संगठन था। उस संगठन का नाम था, वो संगठन बनाया गया था कब? 1815 ईस्वी में बनाया गया था और उस संगठन का नाम था ब्रुसेन सेफ्ट नामक 1815 ईस्वी में ब्रुसेन सेफ्ट नामक एक संस्था बनाया गया था, जिसके तहत विद्यार्थी, टीचर, ये सारे के सारे लोग राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार कर रहे थे कि ये हमारा जर्मनी है और इसको किस तरीके से रखा जा सकता है, रहा जा सकता है। तो शिक्षण संस्थान और विद्यार्थियों की जो संस्था थी 1815 ईस्वी में ब्रुसेन सेफ्ट, इसके माध्यम से इन लोग प्रचार किया। तो जब ये लोग प्रचार किया 1815 ईस्वी में, तो इस समय मेटरनी का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? मेटरनी का शासनकाल था। और वो क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये हम बात पहले बता चुके हैं। यानी मेटरनी का जो शासनकाल था 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक था। 1848 ईस्वी के बाद इसका जो शासनकाल था समाप्त हो गया था। तो 1815 ईस्वी में जब ये संस्था बनाया गया टीचरों और स्टूडेंट्स के द्वारा, तो ये जो मेटरनिक था, इनके लिए एक कानून बनाया, एक कानून पारित किया कि नहीं, आप लोग का ये संस्थान नहीं चल सकता है, इसको रोका जाए। और इस कानून का, ये जो कानून बनाया था मेटरनिक, इस कानून का नाम था कार्लसवाद का आदेश। इस कानून के द्वारा, ये एक कानून था जो कि मेटरनिक बनाया था और इस कानून के द्वारा इस संस्थान को रोका गया। ठीक है। और ये शिक्षण संस्थान जो है, इसका मेन केंद्र जो था, इसका मेन केंद्र कहाँ था? एना विश्वविद्यालय था। वाइमर राज्य था जर्मनी में। जर्मनी में एक वाइमर राज्य था। वाइमर राज्य था। जर्मनी में एक वाइमर नामक जगह था, वाइमर राज्य, यहीं पर था येना विश्वविद्यालय। एना विश्वविद्यालय। और यहीं पर ये संस्था थी। ब्रुसेन सेफ्ट 1815 ईस्वी में बनाया गया था। जो ये वाला संस्था कहाँ थी? यहाँ पर थी, इस विद्यालय में थी। यानी कि टीचर और स्टूडेंट के जो भी निर्णय लेना होता था वो कहाँ आते थे? येना विश्वविद्यालय में आते थे। और यहीं पर अपने देश के बारे में जो भी निर्णय लेना होता था लेते थे। तो इस तरीके से ये मेटरनिक ये कानून बनाए, कार्लसवाद का आदेश, ये कानून बनाया। तो इसके तहत इसको दबाया जाने लगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगा, शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रवाद को नहीं फैलाया जा सकता है जर्मनी में। तो तब ये तो सोच ही रहा था कि दबा दिया जाए, और दबा भी रहा था। तब तक से एक और संस्था का गठन हो गया। वो था व्यापारियों का संस्था। व्यापारियों की संस्था। यानी कि शिक्षकों, विद्यार्थियों के संस्था के बाद वो नहीं दब सका, वो तो चलता रहा। उसके तुरंत बाद आगे व्यापारियों की संस्था। इस संस्था का नाम था जालवेरिन नामक संस्था था। इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। तो व्यापारी लोग भी आंदोलन स्टार्ट कर दिए कि नहीं, हम लोग का जो जर्मन क्षेत्र है, जर्मनी जो देश है, ये हम लोग का देश है और हम लोग इस जर्मनी के निवासी हैं। इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना शिक्षकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, मतलब बहुत लोगों के द्वारा फैलना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे पूरे जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि ये सबसे प्रेरित होकर राष्ट्रवाद की भावना को एक और थे
फादर जॉन, ठीक है, फादर जॉन थे, फादर जॉन। फादर जॉन ने इस भावना से प्रेरित होकर ये इन्होंने आंदोलन चलाया, क्या, तरुण आंदोलन, तरुण आंदोलन। और इस तरीके से नवयुवकों में, जो भी वहाँ के युवा लोग थे, उन लोग में प्रचार प्रसार होने लगा। और ये जो हुआ था नैतिक एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा ये सबसे प्रेरित होकर, और ये जो भी बताए हैं याना विश्वविद्यालय और व्यापारिक संस्था और ये जो तरुण आंदोलन, ये सारे लोग राष्ट्रवाद की भावना की तरफ जोर देने लगे। और ये सबसे प्रेरित होकर नैतिक और वैज्ञानिक संस्थान द्वारा नवयुवकों का भी प्रसार हुआ। नवयुवकों के द्वारा भी पूरे जर्मनी में प्रचार प्रसार होने लगा और इस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना का पूर्ण रूप से जन्म हो गया। तो आगे हम बताएंगे आपको। देखिए, देखते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर वीडियो क्लास तक बने रहिए। आगे हम बताते हैं जर्मनी के एकीकरण में। यहाँ पर एक संस्था थी, जर्मनी में एक संस्था थी, जर्मनी में एक, जिसको संसद बोलते हैं, जर्मनी में एक संसद था, प्रतिनिधि सभा, जिसका नाम था डायट। ये जो डायट था, ये कहाँ पर था? तो ये फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर था। जर्मनी का स्थान है फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर डायट था, जो कि एक प्रतिनिधि सभा थी, संसद थी डायट, और ये फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर था। फ्रैंकफर्ट, जो डायट का स्थापना हुआ था फ्रैंकफर्ट में, ये कब हुआ था? तो 18 मई 1848 ईस्वी को हुआ था। यानी कि उस समय मेटरनी का शासनकाल समाप्त हो चुका था। 18 मई 1848 ईस्वी में इस सभा को, ये सभा प्रतिनिधि सभा का मतलब गठन हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? जैसे कि हमारे भारत में प्रतिनिधि सभा है, यानी संसद है, और ये संसद कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली यानी कि यहाँ पर जर्मनी में मान लीजिए फ्रैंकफर्ट एक शहर है, वहीं पर ये संसद का नाम दिया गया डायट। और एक चीज़ और जानिए कि ये जो डायट था कहाँ पर था, मतलब कहाँ पर इसका गठन हुआ था? तो ये था सेंट पॉल चर्च में इसका गठन हुआ था, चर्च में। जैसे कि हमारे भारत में जो संसद है रेड फोर्ट है, लाल किला में है, तो उसी प्रकार यहाँ पर सेंट पॉल चर्च था, वहीं पर ये डायट की स्थापना किया गया था। और यह डायट के जो अध्यक्ष थे यहाँ पर जो डायट के अध्यक्ष थे वान गोगेन थे। कौन थे? अध्यक्ष थे वान गोगेन थे यहाँ के अध्यक्ष। और जर्मनी में अभी भी इतना राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के बाद भी जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। वहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे थे कि राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है। और यहाँ पर डायट में सारे लोग एक जगह बैठक होता था, इकट्ठा होते थे लोग, फिर भी वहाँ पर जर्मनी के एकीकरण का बात नहीं होता था। ये वहाँ पर इतना इसका अभाव था, राष्ट्रीयता का इतना अभाव था कि ये डायट तो था ही, संस्था बना दिया गया था, इसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे, सारा चीज़ था, लेकिन वहाँ पर अभी भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार नहीं हो रहा था, राष्ट्रवादी भावना का कमी था। तो क्या हुआ कि 1848 ईस्वी में तो मेटरनी का युग समाप्त हो चुका था। वान गोगेन यहाँ के अध्यक्ष थे। तो जब ये संस्था बनाया गया तो एक बार 831
प्रतिनिधि सभा मतलब 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 821 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इस संसद में, और इसमें था विलियम चतुर्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, ठीक है। ये भी इसी संस्थान में थी। 831 प्रतिनिधि जो डायट में भाग लिए थे, तो इसमें ये फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ भी थे, और इनको बोला गया कि आप यहाँ के मतलब प्रशा के शासक, यानी प्रशा भाग ले रहा था बार बार। प्रशा पता ही है कहाँ है, उत्तर में है, बता चुके हैं नक्शा में। तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ था। ये क्या किया कि यहाँ पर शामिल हुआ 831 प्रतिनिधियों में, और इसको बोला गया कि आप जर्मनी का शासक बन जाइए। इनको बनाया जा रहा था, लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया का विरोध नहीं करना चाहते थे, ऑस्ट्रिया से संघर्ष नहीं करना चाहते थे। इसी की वजह से ऑस्ट्रिया से बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपना ये शासक बनने का फैसला था वो त्याग दिया। यानी कि पहले भी नक्शा में बता दिया गया है कि ये जो जर्मनी है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ये जर्मनी है, यहाँ पर इटली है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, यहाँ पर इटली है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस है, ये क्या है जी, जर्मनी है। तो इस तरीके से बता दिया गया है। तो वहाँ पर फ्रेडरिक विलियम जो थे नहीं बन पाए, वहाँ का प्रस्ताव ठुकरा दिए। तो इनका जो भाई था फ्रेडरिक विलियम प्रथम ठुकरा दिए हैं, तो इनका मृत्यु हो गया। इनका मृत्यु कब हुआ? 1861 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इसके बाद इनके भाई थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के ही भाई थे, फ्रेडरिक विलियम प्रथम। तो ये तो समझ में आया कि इसमें ये भाग लिए थे और इनको बनाया जा रहा था प्रशा का शासक, लेकिन नहीं बने, और इन्हीं के भाई थे फ्रेडरिक विलियम प्रथम। इन्हीं के जो क्या थे, भाई थे फ्रेडरिक विलियम प्रथम। इन्हीं के भाई थे फ्रेडरिक विलियम प्रथम, और 1861 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो ये जो थे प्रशा की गद्दी पर 1861 ईस्वी में बैठे, यानी कि इनके बदले फिर इनको प्रशा का शासक बनाया गया। फ्रेडरिक विलियम प्रथम को क्या बनाया गया? प्रशा का शासक बनाया गया। फ्रेडरिक विलियम प्रथम को प्रशा का शासक बनाया गया। तो ये क्या किए कि प्रशा का शासक जब बन गए ये, तो इन्होंने अपने हिसाब से रक्षा मंत्री बनाए। मतलब ये जब प्रशा के शासक बन गए, तो इनके रक्षा मंत्री थे। उनका जो नाम था रक्षा मंत्री का, वानरून नाम था। वानरून जो थे इनके प्रतिनिधि सभा के रक्षा मंत्री बनाए गए। और एक सेनापति थे जिनका नाम था वान हम्बोल्ट माल्टेक थे। यानी कि फ्रेडरिक विलियम के जो रक्षा मंत्री जो थे, ये तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का तो देहांत हो गया 1861 ईस्वी में। फिर ये प्रशा के शासक बना दिए गए 1861 ईस्वी में। रक्षा मंत्री इनके वानरून हो गए, और इनके सेनापति हो गए वान माल्टेक, और इनके जो चांसलर बिस्मार्क थे। और इटली का एकीकरण का बहुत अधिक श्रेय जाता है बिस्मार्क को ही जाता है। बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था
बिस्मार्क का जन्म हुआ था बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। बिस्मार्क का जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को और इनको चांसलर बनाया गया था 23 सितंबर इसको विलियम प्रथम द्वारा शासक बनाया गया था, चांसलर बनाया गया था 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बनाया गया था। यहाँ से देखते हैं 1862 ईस्वी में बनाया गया था। और ये विलियम जो थे ना बिस्मार्क को हमेशा क्या कहा करते थे? बाजीगर कहा करते थे, क्योंकि ये कोई भी काम बिस्मार्क जो थे एक कूटनीतिज्ञ थे, यानी कि इनमें छल कपट ज़्यादा था और ये कोई भी काम कूटनीति से ही करते थे। और बिस्मार्क इससे पहले बिस्मार्क यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिस्मार्क यहाँ 23 सितंबर 1862 ईस्वी में जो चांसलर बनाए गए थे, इससे पहले बिस्मार्क सेंट पीटर्सबर्ग महल था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग महल था, रूस में। यहाँ पर वो राजदूत थे, यहाँ पर भी राजदूत थे और पेरिस में भी, पेरिस यानी कि फ्रांस में, यहाँ पर भी विलियम प्रथम क्या थे? एक राजदूत थे। उसके बाद इन्होंने 23 सितंबर और 1862 ईस्वी को इन्हें प्रशा के शासक द्वारा प्रशा का चांसलर बनाया गया, यानी कि प्रशा का चांसलर यानी कि जर्मनी का चांसलर। कोई भी कहेगा, एग्ज़ाम में दे सकता है, जर्मनी का चांसलर कौन है? तो बिस्मार्क ही हैं। और प्रशा का शासक कौन है? तो कौन है? बिस्मार्क ही हैं। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। बिस्मार्क के बारे में अब हम लोग जान गए। बिस्मार्क के बारे में अब हम लोग डिटेल में जानते हैं। बिस्मार्क के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि बिस्मार्क जो था वो समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण ऐसे नहीं होने वाला है, समझदारी से नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि सैन्य सेवा बढ़ाना स्टार्ट किया। यानी कि ये समझते थे कि कोई भी राष्ट्र या फिर किसी भी देश को ऐसे नहीं जीता जा सकता है, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्होंने एक नीति लागू की, एक नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने एक नीति का अवलंबन किया, यानी एक नीति बनाई। उस नीति का नाम था रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति यानी कि ब्लड एंड आयरन। इस नीति के तहत बिस्मार्क ने जितने भी युद्ध थे उनको जीता। यानी इसमें कूटनीति भी था और ये सोचता समझता था कि नहीं, कोई भी काम बिना युद्ध का नहीं हो सकता था। इसलिए बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। और ये क्यों अपनाई? इन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट किया और युद्ध क्षेत्र में आना स्टार्ट किए। इसलिए इन्होंने रक्त एवं लौह की स्थिति का अवलंबन किया। इस नीति के तहत ये युद्ध लड़ना स्टार्ट किए। और क्या किए कि ऑस्ट्रिया के साथ जो भी समझौता होता था, जो भी संधि होता था, वो 1830 ईस्वी में ही वहाँ पर बंद हो चुका था। ऑस्ट्रिया और प्रशा में जो भी संधि होता था, ऑस्ट्रिया और प्रशा में जो भी संधि होता था, उस चीज़ को बंद कर दिया गया था 1830 में ही। और आगे भी जो भी हो रहा था उसको मतलब 1830 ईस्वी में बंद हो चुका था। ऑस्ट्रिया और प्रशा से जो भी संधि था बंद हो चुका था। तो ये बिस्मार्क क्या किए?
बिस्मार्क क्या किए कि उसके साथ एक संधि किए, ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि किए, क्योंकि हम आपको बता दें कि एक डेनमार्क था, यहाँ पर डेनमार्क है, यहाँ पर प्रशा था, डेनमार्क था, यहाँ पर प्रशा था, यहाँ पर ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया था। तो बिस्मार्क रक्त लौ की नीति के अवलंबन जो किए थे, इसके तहत इन्होंने 3 युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध लड़ा था। पहला युद्ध था डेनमार्क के साथ, डेनमार्क के साथ लड़े थे, 1864 ईस्वी में लड़े थे। दूसरा जो था प्रशा जो लड़ा था, ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा था, जिसे ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध कहते हैं, ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध कहते हैं। ये हुआ था 1866 ईस्वी को हुआ था। और तीसरा युद्ध था, ये प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था, प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी को हुआ था। तो ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। पहले डेनमार्क के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 1830 से ही संधि बंद कर दिया गया था, 1830 से ही जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच संधि बंद कर दिया गया था। ये डेनमार्क है, डेनमार्क में ही 2 प्रदेश आते थे, सेल्सविग और होल्स्टीन, ये 2 क्षेत्र आते थे। यानी कि यहाँ पर डेनमार्क था, यहाँ पर सेल्सविग था, यहाँ पर होल्स्टीन था। ये प्रशा था, ये ऑस्ट्रिया था। तो ध्यान से समझिए कि डेनमार्क का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि ये डेनमार्क है, तो डेनमार्क में ही जर्मनी का आधा क्षेत्र चला गया था। तो जर्मनी, यह प्रशा सोचता था, प्रशा यानी कि जर्मनी, ये सोचता था कि हम लोग इसको मिला लें, क्योंकि एकीकरण करना था, सारा राज्य छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था। तो प्रशा क्या किया कि एक ये तो कूटनीति के बदौलत चलता ही था, मतलब इसमें छल कपट ज़्यादा था। तो ये क्या किया कि प्रशा क्या किया कि ऑस्ट्रिया से एक संधि की। 1830 ईस्वी में संधि बंद हो चुका था, लेकिन कब स्टार्ट हो गया जी? एक संधि स्टार्ट हुआ 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो उसके पहले कुछ संधियाँ हुई थी। तो ये ऑस्ट्रिया मानने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी ये मान गया, संधि मतलब इसका मान गया। और ये क्या किया कि ऑस्ट्रिया प्रशा दोनों मिलकर एक युद्ध किए, एक संधि के तहत ये दोनों आपस में मिलकर इससे बातचीत होने लगा। तो ये आपस में मिलकर एक युद्ध किए। युद्ध में डेनमार्क के साथ 1864 ईस्वी में ये दोनों मिलकर युद्ध किए। युद्ध करने के बाद ये सेल्सविग और होल्स्टीन दोनों प्रदेश जीत लिए गए। जीतने के बाद ये सेल्सविग जो था प्रशा में आ गया और होल्स्टीन जो था ऑस्ट्रिया में आ गया। मतलब कि होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया ले लिया और सेल्सविग को प्रशा ले लिया। तो इसके तहत ये लोग ले लिए, इसके तहत मतलब प्रशा सेल्सविग लेगा और ऑस्ट्रिया होल्स्टीन लेगा। ये जो बात कही गई थी, एक संधि हुआ था, गेस्टिन की संधि, गेस्टिन की संधि हुई थी 1865 ईस्वी में। इस संधि के तहत, गेस्टिन की संधि के तहत ये कहा गया कि प्रशा सेल्सविग का हो जाएगा, मतलब ये जो सेल्सविग है ना वो प्रशा क्षेत्र में आ जाएगा। युद्ध जो जीते थे ये दोनों, डेनमार्क से जो दोनों क्षेत्र लिए थे, तो सेल्सविग आ जाएगा प्रशा के अंतर्गत और होल्स्टीन आ जाएगा ऑस्ट्रिया के अंतर्गत। ये बात गेस्टिन की संधि के तहत 1865 ईस्वी में कही थी। लेकिन ये गेस्टिन की जो संधि थी वो क्या थी जी? अस्थायी थी। मतलब कोई भी कागजात पर कोई भी चीज़ लिखा नहीं गया था, ये चीज़ हो सकता था, सिर्फ वार्तालाप था, इसलिए ये संधि अस्थायी थी। तो अस्थायी तो थे ही, तो जो प्रशा था इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था। और क्या किया कि ये दोनों के बीच, क्योंकि जर्मन प्रदेश में आता था तो सिंपल सी बात है कि जर्मन भाषा बोलता था ये सब, तो जर्मन भाषा ज़्यादा समझता था। तो ये जो प्रशा था इसमें कूटनीति की भावना ज़्यादा भरी थी। तो ये प्रेस में जैसे तैसे कोई भी बात को छपवा कर जनता के सामने प्रस्तुत कर देता था। तो वही काम इसके सामने किया था।
जो भी बात था इसके प्रति इसके खिलाफ तरोड़ मरोड़ कर पूरे जर्मनी में बंटवा दिया। और क्या हुआ, इससे युद्ध की भावना युद्ध की संभावना होने लगी। तो इस चीज़ को अपने क्षेत्र में शांति करने के लिए ऑस्ट्रिया को प्रशा के क्षेत्र से जाना था। इधर तो ये लोग में राष्ट्रवाद की भावना जगा ही दिया था और इसको जाना था इस प्रदेश से जाना था, इस प्रदेश से होकर जाना था। लेकिन प्रशा मना कर दिया, ये बोला कि नहीं, आप मेरे प्रदेश से नहीं जा सकते हैं, आपको जाना है आप किसी भी मार्ग से जाइए, लेकिन आप हमारे यहाँ से नहीं जा सकते हैं। ये रोक दिया, यहाँ नहीं जाने दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और प्रशा में फिर संधि हुई, जिसे प्राग की संधि कहते हैं। प्राग की संधि कहते हैं। ये हुआ था 1866 ईस्वी में। इस संधि के तहत ये बताया गया कि ऑस्ट्रिया बोला था कि हम डेनमार्क के युद्ध में आपका साथ दिए और आप ही बोले थे कि ये प्रदेश ये आपका होगा और ये प्रदेश मेरा होगा, और आप ही बोल रहे हैं कि हम इधर से नहीं जाने देंगे। तो प्रशा बोला कि ये तो प्रदेश आपका है ही, आप जाइए, जिधर से मन उधर से जाइए, लेकिन हमारे एरिया से मत जाइए। तो इस पर एक और संधि हुआ जिसे प्राग की संधि कहते हैं। तब पर भी प्रशा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि इसको तो इस क्षेत्र को मिलाना था। कोई क्षेत्र था भी नहीं कि ये जाए, क्योंकि इधर से फ्रांस नहीं जाने देगा, इधर से जो भी देश है वो नहीं जाने देंगे, तो जाएगा कहाँ से? तो यहीं से एक रास्ता था, तो यहाँ से तो ये भी नहीं जाने दे रहा था। तो इसके वजह से संधि भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर एक और युद्ध हो गया। सिंपल सी बात है, अगर कोई इस तरीके से धोखेबाजी करेगा तो युद्ध तो होगा ही, लड़ाई झगड़ा मारपीट तो होगा ही। तो वही इसके साथ भी हुआ। ये गुस्सा हो गया और इसके साथ युद्ध की घोषणा कर दिया। तो वही हुआ था ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध। पहला युद्ध तो डेनमार्क के साथ हो गया, दूसरा युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध, क्योंकि ये इसके साथ धोखेबाजी किया था, इसीलिए धोखे से कूटनीति मतलब छल कपट किया था, इसलिए ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ कब हुआ? 1866 में। जब ये संधि मानने के लिए तैयार नहीं था तो ये युद्ध हुआ। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच युद्ध हुआ। लेकिन एक बात समझिए कि क्या ये प्रशा अकेले ही युद्ध लड़ रहा था ऑस्ट्रिया से? नहीं, ये युद्ध करने से पहले ही फ्रांस को कह दिया था कि आप मेरा साथ दीजिएगा। फ्रांस से संधि किया था, रूस से संधि किया था और इंग्लैंड से संधि किया था। और ये तीनों जगह की सेना प्रशा के तरफ से आकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध कर रही थी। इसलिए अगर ये अकेले लड़ता तो हो सकता था कि ये पराजित हो जाए, लेकिन इसकी तो एक नीति थी, इसलिए ये लड़ाई करने से पहले, इसे युद्ध करने से पहले ये तीनों को आगाह कर दिया था कि आप इस चीज़ को समझिए और अपना सेना भेज दीजिएगा। तो ये क्या किया, प्रशा क्या किया कि ये तीनों देश की सेना को आमंत्रित किया, तीनों देशों की सेना आकर युद्ध किए। सिंपल सी बात है, ये अकेले लड़ रहा है, ये 4 देश लड़ रहे हैं, चारों देश की सेनाएं लड़ रही हैं, तो यही विजय होगा। तो ये जीत गया, प्रशा जीत गया। ऑस्ट्रिया को भारी हार हुआ। ये तो प्रशा तो फ्रांस, इंग्लैंड, रूस को आमंत्रित किया ही था, साथ में इटली को भी आमंत्रित किया था। किसे आमंत्रित किया था? साथ में इटली को भी आमंत्रित किया था। इटली के जो शासक थे विक्टर एमेनुएल थे, विक्टर इमैनुएल। और विक्टर एमेनुएल जो थे वो भी चाहते थे कि ये प्रशा, ये जर्मनी, इधर फ्रांस है, ये इटली था हमारा, तो ये भी चाहता था ऑस्ट्रिया इटली में भी हस्तक्षेप करता था, जर्मनी में भी हस्तक्षेप करता था। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से फंसा हुआ था, इसलिए ऑस्ट्रिया की ज़बरदस्त हार हुई, क्योंकि ये इटली में भी दखल दे रहा था और हस्तक्षेप कर रहा था, और जर्मनी में भी। और ये दोनों देशों के शासक एक साथ मिलकर ऑस्ट्रिया को हरा दिए। कब? ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में 1866 ईस्वी में। ये चारों देश की सेना आकर लड़ाई किए। विक्टर एमेनुएल भी था, वो भी इधर से लड़ रहे थे, इसीलिए प्रशा की भारी हार हुई। तो यहाँ से प्रशा की कहानी ख़त्म होता है। अब बिस्मार्क की ये भी भूमिका थी कि 2 युद्ध तो हो गए, अपने शासनकाल में 2 युद्ध किया। डेनमार्क से किया 1864 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से किया। उसके बाद जैसा कि इटली किया था कि इटली फ्रांस साथ दिया इटली का, फिर भी फ्रांस से लड़ाई किया सब। तो यहाँ पर भी वही था कि ये जर्मनी है,
ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस है, ये इटली है, ये फ्रांस है। सिंपल सी बात है, ये जर्मनी है तो अब तो ये ऑस्ट्रिया से हट गया। इटली भी वही काम किया था कि पहले ऑस्ट्रिया को हराया था अपने कूटनीति के बदौलत, उसके बाद फ्रांस से भी लड़ाई किया, तब जाकर इटली का एकीकरण संभव हुआ। उसी प्रकार अब तो हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ नहीं रहे हैं, आप मेरा पिछली वीडियो देखकर बेल आइकन पर जाकर देख सकते हैं कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। तो अब हम लोग इटली के एकीकरण में नहीं जाएंगे, हम लोग फ्रांस के जर्मनी के एकीकरण में जाएंगे। तो ऑस्ट्रिया का तो काम ख़त्म हो गया यहाँ से, अब बचा था फ्रांस ही हस्तक्षेप हमेशा करता था। और फ्रांस में जो थे ना 4 प्रदेश थे, जर्मनी के 4 प्रदेश थे, दक्षिण जर्मनी के 4 प्रदेश थे। कौन कौन थे जी? बवेरिया जो था, बवेरिया ये तो शक्तिशाली राज्य था, बवेरिया जो था शक्तिशाली राज्य था। उसके बाद बुटेमबर्ग था, बुडेमबर्ग था, ठीक है। उसके बाद बाडेन था, उसके बाद था रैम्डराइड, उसके बाद था डाम्सराइड। ये जो 4 प्रदेश थे वो सारे के सारे फ्रांस में थे। जैसे कि फिर हम नक्शा देखते हैं, जैसे कि यह फ्रांस था, प्रशा था, ये प्रशा था, ये तो उत्तर में हो गया, ये तो शक्तिशाली राज्य था ही। इधर राइनलैंड था, मध्य में था, और नीचे में जो भी प्रदेश था ये सारे के सारे फ्रांस में आ गए थे, फ्रांस में थे। इसमें जो 4 प्रदेश थे, बवेरिया यहाँ पर था, बवेरिया, बुडेमबर्ग यहाँ पर थे, यहाँ पर बाडेन था। इस प्रकार से चारों जो थे जर्मनी के क्षेत्र, वो सारे के सारे फ्रांस में आते थे। ये जो था दक्षिण जर्मनी का भाग था। ये चारों प्रदेश कहाँ पर आते थे? फ्रांस में आते थे। इसीलिए बिस्मार्क को फ्रांस के साथ भी युद्ध करना पड़ा, फ्रांस के साथ युद्ध किया था। तीसरा युद्ध का नाम था फ्रांस प्रशा युद्ध, ठीक है। तीसरा जो युद्ध हुआ था फ्रांस प्रशा के साथ हुआ था। तो फ्रांस प्रशा के साथ युद्ध हुआ था, तो हुआ कब था जी? तो 1870 ईस्वी में हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था बिस्मार्क के साथ 1870 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे, उस समय फ्रांस का शासक कौन था जी? नेपोलियन तृतीय था। फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय था और प्रशा का शासक था विलियम प्रथम था। लेकिन इसका सारा काम कौन कर रहा था? बिस्मार्क कर रहा था, बिस्मार्क कर रहा था। यानी बिस्मार्क क्या था जी? और विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर था। प्रधानमंत्री चांसलर को क्या बोलते हैं जी? प्रधानमंत्री बोलते हैं, चांसलर था, ठीक है। तो क्या किया कि उस समय नेपोलियन तृतीय था और ये प्रशा सोच रहा था कि इसके साथ कैसे युद्ध किया जाए। तो सोच ही रहा था, तब तक से स्पेन था, एक स्पेन जगह है स्पेन, यहाँ पर प्रशा का राजकुमार का दावेदारी था। यानी यहाँ पर प्रशा का राजकुमार जो था, यहाँ का राजकुमार बनना चाहता था। तो इसका विरोध कर रहा था, फ्रांस कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बार बार समझा रहा था स्पेन के लोगों को कि अगर ऐसा हुआ तो स्पेन भी जर्मनी बन जाएगा। इसीलिए इस बात से गुस्सा होकर प्रशा का जो चांसलर था, प्रशा का जो देख रेख करता था बिस्मार्क, वो क्या किया कि फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस जो था बार बार इसको हस्तक्षेप कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे देश का है, यानी कि ये जर्मनी का है। ये राजकुमार
जर्मनी का है। अगर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ये भी राज्य जर्मनी में चला जाएगा, इसलिए हस्तक्षेप कर रहा था फ्रांस स्पेन के खिलाफ। तो जर्मनी में जो प्रशा था वो क्या किया कि इस चीज़ को तरोड़ मरोड़ कर फिर से प्रेस में इसके खिलाफ कर दिया कि यानी कि ये बोल रहा था अच्छा बात, लेकिन इसकी बातों को कुछ अलग तरीके से प्रेस में छपवा दिया। इससे स्पेन में क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना जगी और इससे स्पेन में राष्ट्रीयता की भावना जगी। और नेपोलियन तृतीय के खिलाफ क्या हुआ कि नेपोलियन तृतीय के खिलाफ किसी को भी गुस्सा आएगा कि हमारी बातों को हम सही बोल रहे हैं और आप लोग उसे गलत सलत करके प्रेस में मतलब अखबार में छपवा दे रहे हैं। तो इससे चिढ़ गया नेपोलियन तृतीय और क्या हुआ कि युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच युद्ध हो गया। कौन किया था? तो नेपोलियन घोषणा किया था। ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच नेपोलियन ने ही घोषणा किया था प्रशा के खिलाफ, यानी जर्मनी के खिलाफ है। जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। युद्ध की घोषणा हुआ। कब हुआ था युद्ध की घोषणा? फ्रांस और प्रशा के बीच नेपोलियन तृतीय जो था घोषणा किया था 19 जून 1970 ईस्वी को घोषणा कर दिया था। और ये फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। और नेपोलियन अपने आप को, ये जो नेपोलियन था वो अपने आप को नेपोलियन तृतीय जो था अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण यानी अपने आप को सौंप दिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। कब किया था? तो ये जो किया था 1 सितंबर 1870 ईस्वी को 1 सितंबर नेपोलियन तृतीय क्या किया था कि 1 सितंबर 1870 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया था कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ कि प्रशा जीत गया, प्रशा का विजय हो गया। इससे प्रशा का विजय हो गया, यानी कि 19 जून 1970 को घोषणा हुआ, 15 जुलाई 1870 को युद्ध शुरू हो गया और 1 सितंबर 1870 ईस्वी से क्या हो गया? नेपोलियन तृतीय अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार जर्मनी में युद्ध संबंधी जितने भी कार्य थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। और लास्ट में युद्ध के बाद तो संधि होता ही है, लास्ट में एक संधि हुआ जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में ही डायरेक्ट थी संविधान सभा थी, यानी कि वहीं पर संसद था। तो फ्रैंकफर्ट में ही एक संधि हुई। फ्रैंकफर्ट में ही एक संधि हुई जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई थी? तो फ्रांस और प्रशा के बीच हुई थी। किस युद्ध के बाद? तो देखिए, अब हम कुछ बात पहले नहीं बताए थे थोड़ा, तो अभी देखिए कि डेनमार्क के साथ युद्ध हुआ था। बिस्मार्क डेनमार्क के साथ युद्ध किया था, ठीक है। तो ये जो किया था 1864 ईस्वी में किया था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1866 ईस्वी को। और इस युद्ध को, ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध को हम लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं जी? सेडेवा के युद्ध के भी सेडेवा का युद्ध जानते हैं, या फिर सेरेजेवा का युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध को हम लोग 1866 ईस्वी में जो हुआ था सेडेवा के युद्ध के भी नाम से जानते हैं और सेरेजेवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और फ्रांस प्रशा के जो बीच युद्ध हुआ था, इस युद्ध को हम लोग जानते हैं सेडॉन का युद्ध। यानी कि 1870 ईस्वी में जो हुआ था
19 जून 1970 की घोषणा हुआ था और 15 जुलाई 1870 का युद्ध हुआ था और 1 सितंबर 1870 ईस्वी को नेपोलियन तृतीय आत्मसमर्पण किया था। ये जो था सेडन का युद्ध था। ये था फ्रांस और प्रशा के बीच सेडन के युद्ध में ये सब किया गया था। और सेडन के युद्ध के बाद संधि हुई थी, जिसका जो था फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी सेडन के युद्ध के बाद। यानी ये सब कौन सा युद्ध हो रहा था? फ्रांस और प्रशा के बीच सेडन का युद्ध हो रहा था। और सेडन का युद्ध समाप्त हुआ तो क्या हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। तो इसको हम लोग बाद में जानते हैं। जैसे कि हम लोग नेपोलियन तृतीय आत्मसमर्पण किया अपने आप को, तो उसके बाद बिस्मार्क का जो ये था, विलियम प्रथम जो था, बिस्मार्क जो था प्रधानमंत्री था। किसका था जी? विलियम प्रथम का था। तो सिंपल सी बात है कि नेपोलियन तृतीय हार गया था और प्रशा क्या हुआ था? प्रशा की जीत हुई थी। प्रशा की जीत हुई थी। तो प्रशा की जीत हुई थी यानी विलियम प्रथम का जीत हुआ था। और विलियम प्रथम को ताज पहनाने की घोषणा किया था। कौन? बिस्मार्क ने किया था। विलियम प्रथम को बिस्मार्क ने किया था, घोषणा किया था, ताज पहनाने का घोषणा किया था। कब? 18 जनवरी 1871 ईस्वी को विलियम प्रथम को ताज पहनाने का मतलब इसका इस प्रशा का तो जीत हो गया था। तो विलियम प्रथम को बिस्मार्क जो था प्रधानमंत्री, ये घोषणा किया था 18 जनवरी 1871 को ताज पहनाने के लिए। और पहनाया कब था? ताज पहनाया कब था? पहनाया था 8 फरवरी 1871 ईस्वी को। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी राज्य थे उस सारे के सारे एकीकरण हो गए। फिर भी नेपोलियन तृतीय नहीं मान रहा था और वो फिर से इस चीज़ को उस समय इसकी शायद स्थिति ठीक न हो, ये फिर भी उस पर बार बार रोक टोक करते रहता था। मतलब वहाँ का शासक बनने के बाद भी, पूरे जर्मनी का शासक बनने के बाद भी फ्रांस मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ दिक्कत करते रहता था, कठिनाई प्रॉब्लम पहुँचाते रहता था। इसलिए 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में ही एक संधि बुलाई गई। फ्रैंकफर्ट, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि बोलते हैं। फ्रैंकफर्ट में ही सारे दोनों देशों को बुलाया गया और संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। इसी के तहत फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन तृतीय, वो इसी संधि के तहत उसको समझाया गया और वो मान भी गया। तो 10 मई 1871 ईस्वी के फ्रैंक की संधि के साथ ही जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए और टेक्स्ट बुक पढ़ते रहिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे यूनान की स्वतंत्रता। लास्ट टॉपिक है यूनान की स्वतंत्रता। उसके बाद हम लोग बढ़ते जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक 2 लेसन में।